अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद यार। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टॉक्स के एक इंपॉर्टेंट स्टेशन को, जिसको हम ऑटोस्कोपी कहते हैं। ये टॉक्स में पहले भी काफ़ी दफ़ा आया हुआ है और नेक्स्ट भी आ सकता है। हर प्रोसीजर की तरह जैसा मैंने पहले बताया हुआ था, डेफिनेटली आपको उसकी डिटेल पता होनी चाहिए। एग्जाम में सिर्फ प्रोसीजर परफॉर्म करने के इतने नंबर नहीं होते जितने उसके जो है प्री रिक्विजिट्स होते हैं, उनके नंबर ज़्यादा होते हैं। आपको प्रोसीजर भी आना चाहिए और उसके सारे जो लवाज़मात हैं वो भी आने चाहिए। अगर हम ऑटोस्कोपी को ले, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने किस पेशेंट के अंदर ये करनी है, इसकी इंडिकेशंस क्या हैं। डेफिनेटली ऑटोस्कोपी का जो प्रोसीजर है आपके एक्सटर्नल ईयर कैनाल को देखता है और आपकी जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसको विजुलाइज कराता है। जो भी पैथोलॉजी आपकी एक्सटर्नल ईयर कैनाल के अंदर होगी या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की पैथोलॉजीज हैं, वो आप ऑटोस्कोप के साथ उसको देख सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंडिकेशंस के अंदर डिफरेंट जो है उसके अंदर, अगर हम एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की बात करें तो वहाँ पे अगर कोई फॉरेन बॉडी है तो वो आप उससे पिक कर सकते हैं। अगर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन है जिसको हम कहते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना, तो वो आप पिक कर सकते हैं। अगर कैनाल के अंदर कोई बॉयल या फ्रंकल है तो आप वो भी देख सकते हैं। इसी तरह अगर ईयर वैक्स है जिसकी वजह से बच्चे का जो है कान ब्लॉक है तो वो भी आप इसे पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम देखें टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की पैथोलॉजीज, तो उसके अंदर अगर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर अगर कोई परफोरेशन है यानी रप्चर है तो वो भी हमें ऐसे नजर आ सकता है। बाज कंडीशन जैसा कि कोलिस्टीटोमा या फिर ओटोस्क्लेरोसिस, उसके अंदर भी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की कलर चेंज हो जाता है, ये हार्ड हो जाती है, उसकी शेप डिफेक्ट हो जाती है, तो वो भी आप इसे पिक कर सकते हैं। इसी तरह अगर ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन है या क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया है तो उसके अंदर भी जो है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की कलर चेंज हो जाता है। इसकी जो नॉर्मल शेप होती है, जो नॉर्मली ये फ्लैट शेप में होती है, माइल्ड कन्वेक्स होती है, चेंज होकर बल्जिंग हो जाती है, तो उसको भी आप पिक कर सकते हैं। ये सारी आपकी इंडिकेशन है जिसके अंदर आपने ये ऑटोस्कोपी परफॉर्म करनी है। ऑटोस्कोपी के साइड इफेक्ट क्या होते हैं? तो डेफिनेटली एक प्रोसीजर जिसके अंदर आप एक इंस्ट्रूमेंट को कान के अंदर लेके जा रहे हैं, तो उससे अगर आपने प्रॉपर मैनिपुलेशन ठीक नहीं है तो अब बच्चे के कान के अंदर जो है वो डैमेज हो सकता है, उसको वहां पे इंजरी हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है और इन्फेक्शन हो सकता है। और रेयर केसेस में अगर आप बहुत बड़े साइज का स्पेकुला यूज कर रहे हैं तो बच्चे के कान के अंदर परफोरेशन भी हो सकती है। अदरवाइज ये सेफ प्रोसीजर है और ऐसा इसके कोई साइड इफेक्ट एज सच होते नहीं है। अगर हम इसकी कंट्रा इंडिकेशंस की बात करें तो ऐसा इसकी कंट्रा इंडिकेशन नहीं है। रिलेटिव कंट्रा इंडिकेशन की अगर हम बात करें तो अगर एक छोटा बच्चा है जो बहुत अनकॉम्पोरेटिव है तो उसमें आपको करना मुश्किल हो जाएगा। अगर एक पेशेंट है जिसकी ईयर वैक्स जो है इतनी ज्यादा है कि उसका पूरा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल ईयर वैक्स से भरा हुआ है, तो उसमें इसका करना बड़ा मुश्किल होता है। इस तरह अगर किसी के पेशेंट के अंदर अगर इतनी ज्यादा पस है ईयर के अंदर कि उसके अंदर आप इसके स्पेकुला को डाल ही नहीं सकते, तो उस सूरत में भी आपको इसको करना मुश्किल होता है। ऑटोस्कोपी की एक टाइप होती है, इसको हम कहते हैं निमोटोस्कोप, इसके अंदर हम ईयर को यूज करते हैं। तो डेफिनेटली अगर किसी पेशेंट के अंदर कोई पहले से ईयर परफोरेशन है या बहुत थिन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है तो उसके अंदर हमने निमोटोस्कोप नहीं करना, उससे उसकी परफोरेशन हो सकती है। अगर हम ऑटोस्कोप की टाइप्स की बात करें जो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, तो इसकी बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। एक तो हमारे पास जो यहाँ पड़ी हुई है इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल या स्टैंडर्ड ऑटोस्कोप। इस तरह कुछ इसकी 2 टाइप्स और भी होती हैं। उसमें एक तो वीडियो ऑटोस्कोप है, इसके अंदर डेफिनेटली एक वीडियो फॉर्म में वो रिकॉर्डिंग होती है और उसको आप बाद में प्ले कर सकते हैं, ये एडवांस वर्जन है। और इसी तरह एक निमोटोस्कोप होती है, इसके अंदर जो है वो एयर का सोर्स होता है, इसको आप इन्फ्लेट करते हैं तो वो एक एयर का पफ देता है जिससे आप देखते हैं कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की मोबिलिटी कैसी है, क्या वो फिक्स है या उसकी मोबिलिटी नॉर्मल है या इफेक्टेड है। निमोटोस्कोप, वीडियो ऑटोस्कोप एंड द स्टैंडर्ड और कन्वेंशनल ऑटोस्कोप, ये 3 टाइप्स ऑफ ऑटोस्कोप्स हैं। जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट को आपने यूज करना है तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट के पार्ट्स क्या हैं और ये फंक्शन कैसे करता है। एग्जाम में आपके पास अगर इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है और वो इस तरह का है कि वो फंक्शनल स्टेट या ऑर्गेनाइज नहीं हुआ तो वो आपने ही उसको असेंबल करना है। इंस्ट्रूमेंट्स के पार्ट और इसकी असेंबली बहुत जरूरी है। अगर हम इस ऑटोस्कोप के पार्ट्स की बात करें, अगर यहाँ पे आप फोकस करें इसके ऊपर, तो ये इसके टोटल पार्ट्स हैं। ये एक पार्ट है और उसके बाद जो है हमारा ये एक पार्ट्स हैं, ये 2 हिस्से हैं इसके। इसको हम कहते हैं हैंडल, ठीक है। ये थ्रू आउट जो पूरा पोर्शन है इसको हम कहते हैं हैंडल, ठीक है। और ये पार्ट इंक्लूडिंग इस पार्ट को जो इसके साथ अटैच होता है इसको हम कहते हैं हेड। दिस इज द हेड एंड दिस इज द हैंडल, और ये इसके ऊपर असेंबल होते हैं। अगर हम हैंडल की फर्दर पार्ट से बात करें तो इसके अंदर नीचे एक पोर्शन होता है जहां से इसकी जो है बैटरी डलती है। ये 2 एक सेल्स हैं जो इसके अंदर डले हुए हैं और ये इसके साथ इसकी बैटरी है। हैंडल के अंदर आपकी इसके अंदर बैटरी मौजूद है। अगर इस पार्ट की ब्लैक एक बात करें तो ये इसका बेसिकली पावर ऑन ऑफ का बटन है, ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। यहां से आपने इसको ऑन ऑफ करना है। अब इस पार्ट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। ये वाला पार्ट जो है ये इसके ऊपर लेंस लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं मैग्नीफाइंग लेंस, ठीक है। यहां से आपने देखना है इसको। और इस पार्ट को हम कहते हैं स्पेकुला, ठीक है। ये पेशेंट के ईयर्स के अंदर जाएगा और हमें एक प्रॉपर तरीके से वहां उसकी व्यू दिखाएगा। ये 3 डिफरेंट साइजेस में आता है। जो सबसे बड़ा साइज है ये अडल्ट का साइज है, ठीक है। और उसके सेकंड नंबर पे जो साइज है ये चिल्ड्रन का साइज है। सबसे छोटा जो साइज है ये इन्फेंट का साइज है। ये अडल्ट का है, ये चिल्ड्रन का है
और ये इन्फेंट्स का है। सो आपने अपने पेशेंट की एज अकॉर्डिंगली इसको चूज करना है। सपोज अगर हम अडल्ट पे कर रहे हैं तो हम इसको ये चूज करेंगे। अब इनको असेंबल कैसे करना है? सो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक जो है वो एक आपको यहाँ पे नॉब नजर आ रही है, और इसमें अगर देखें तो इसके अंदर आपको यहाँ पे एक होल नजर आ रहा है। तो असेंबली करते हुए आपने इसको ऐसे लेके जाना है कि ये पॉइंट आपका होल का और ये बराबर होना चाहिए, और जब आपने ये इस पॉइंट पे लेके जाना है तो फिर आपने इसको रोटेट कर देना है ताकि ये फिक्स हो जाए और पेशेंट के ईयर के अंदर ये रोटेट ना हो। तो इस तरह आप ये निकल नहीं पाएगा, इसको निकलने के लिए आपको वापस मोड़ना पड़ेगा इसको। ये हमारा पार्ट असेंबल हो गया। अब हमने इन दोनों को असेंबल करना है। तो इसमें अगर आप देखें इस पार्ट के अंदर तो आपको यहाँ पे भी एक हिंज नजर आ रहा है, यहाँ पे एक हिंज नजर आ रहा है, और इसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे गैप्स नजर आ रहे हैं। तो आपने इसको उन्हीं जगह पे अपनी गैप्स के ऊपर रखना है इसको, ठीक है, और इसको फिर आपने प्रेस करना है और फिर आपने इसको रोटेट करना है। रोटेट करेंगे तो आपकी ये फिक्स हो जाएगी। और अगर आप इसको उतारना चाहते हैं तो अपने अगेन इसको काउंटर वाइज रोटेट करना है और इसको आपने खोल देना है तो ये खुल जाएगी। सो अगेन इस हिंज को ऊपर रखना है आपने और प्रेस करना है और रोटेट कर देना है, इस तरह आपकी ये फिक्स हो जाती है। अब अगर इसको आपने ऑन करना है तो आपने इसको पावर बटन को दबाना है, ये हमारा ये जो है ना ये ऑटोस्कोप इस तरह ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी लाइट आ रही है, सो ये ऑन हो गया, ये हमारा ऑफ हो गया, ये यहाँ से ऑन हो गया और यहाँ से ये ऑफ हो गया, ठीक है। सो ये बेसिकली इसके पार्ट्स हैं। सो अगर हमने ऑटोस्कोपी को परफॉर्म कैसे करना है, इसके लिए आपने सबसे पहले डेफिनेटली जो हमारे सारे स्टेप्स हैं उनको परफॉर्म, ये चीजें करने के बाद आपने पेशेंट की फाइल को रिव्यू करना है। एग्जाम में जब आपके पास आएगी तो सबसे पहला पार्ट आपका यही होगा कि आपने देखना है कि पेशेंट की इंडिकेशन क्या है, क्या उसके अंदर कोई इंडिकेशन बन रही है नहीं बन रही। सेकंड, आपने पेशेंट से बात करनी है, बच्चा है तो उसके पेरेंट्स से बात करनी है, और एक उसको बताना है, इन्फॉर्म कंसेंट लेनी है। इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब है कि आपने उनको बताना है कि प्रोसीजर क्या है, कैसे होता है, इससे पेशेंट को क्या डिस्कम्फर्ट हो सकती है और इससे हमें फायदा क्या मिलता है। सो आपने इन्फॉर्म कंसेंट लेनी है। उसके बाद आपने जो है इस पेशेंट प्रोसीजर की तरफ जाना है। सबसे पहला स्टेप आपको होता है कि आपने देखना है आपके इंस्ट्रूमेंट क्या पूरे हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट ठीक है। ये ना हो कि आप पेशेंट को असेंबल करके उसके कान के अंदर पहुंच गए हो और वहां पे आप जब लाइट चेक करते हो तो आपकी लाइट ऑन नहीं हो रही। सो ये बड़ी इंबैरेसिंग कंडीशन है। सबसे पहला काम आपने इंस्ट्रूमेंट को असेंबल करना है और उसको चेक कर लेना है कि वो वर्किंग स्टेशन में है या नहीं है। उसके बाद आपने प्रोसीड करना है। पेशेंट के 2 ईयर्स हैं, सबसे पहले आपने वो ईयर पे परफॉर्म करना है जिसका ईयर में कोई इशू नहीं है, जिस ईयर में डिस्कम्फर्ट नहीं है, उसको पहले परफॉर्म करना है, और जिस ईयर में मसला है उसको आपने बाद में परफॉर्म करना है, ठीक है। ईयर परफॉर्म करने के लिए इसका मेथड, इसको पकड़ने का मेथड ये है कि इसको आपने पेंसिल ग्रिप में पकड़ना है, इसको हैमर की तरह नहीं पकड़ना है ऐसे, ठीक है। इसको आपने पेंसिल हम कैसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं। सो आपने इसको ऐसे पकड़ना है जैसे मैं पेन को पकड़ता हूँ, ठीक है। सो ये इसकी ग्रिप है, 3 फिंगर से पकड़ना है आपने, थंब से, इंडेक्स से और मिडिल फिंगर से, ठीक है। सो ये आपकी ग्रिप होनी चाहिए। यहाँ पे आपने अपने इंडेक्स फिंगर को थोड़ा सा रिलैक्स कर देना है, ये आपका सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। सो ये इसके पकड़ने का स्टाइल है, ये बिल्कुल स्टाइल होना चाहिए आपका। राइट साइड, राइट हैंड। अगर मैं इनकी राइट साइड चेक करूंगा तो मैं अपना राइट हैंड यूज करूंगा, अगर मैं इनकी लेफ्ट हैंड यूज करूंगा तो मैं फिर इसी जो पकड़ने का अंदाज है इसको मैं वैसे ही रखूंगा, लेकिन मैं इसको लेफ्ट हैंड से पकड़ूंगा, ठीक है। सो अगर मैंने राइट ईयर को एग्जामिन करना है तो मैं राइट हैंड पकड़ूंगा विद द फिंगर फार्म विद द इंडेक्स फिंगर स्लाइटली अवे, ठीक है, और इस तरह मैं मूव करूंगा। सो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको राइट लेफ्ट से लेफ्ट हैंड, ठीक है। उसके बाद जो आपकी जो इंडेक्स फिंगर होगी, जो आपकी फिंगर जो मैंने बाहर निकाली थी छोटी फिंगर, वो रेस्टिंग स्टेशन काम करेगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे पेशेंट मूव करता है, सपोज ये आगे पीछे मूव करता है, तो ये जो फिंगर पे जब मेरा रेस्टिंग स्टेशन होगा तो पेशेंट जो मेरे स्पेकुला है वो पेशेंट की ईयर को इंजर नहीं करेगा। सो आपकी ये फिंगर जो है पेशेंट की चीक के ऊपर रेस्ट करनी चाहिए, और आपने उसके अकॉर्डिंगली जब बच्चा अगर मूव भी करता है, पेशेंट मूव भी करता है, तो आपकी जो है ना ये इसकी मूवमेंट भी सेम हो जाएंगी, तो उससे पेशेंट की ईयर में इंजरी नहीं होगी। नॉर्मली आपको पता है कि हमारी जो ईयर कैनाल है बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है। सबसे पहला काम ये होता है कि आपने इसको स्ट्रेट करना है। सो एक हैंड से तो आपने इसकी ऑटोस्कोप पकड़ी हुई है, जो आपका दूसरा हैंड फ्री है उससे आपने पेशेंट की ईयर कैनाल को स्ट्रेट करना है। अब इसको कैसे स्ट्रेट करना है, उसमें 2 मेथड होते हैं। अगर तो आपका पेशेंट अडल्ट है तो उसमें आप हमारा फॉर्मूला है यूबीएल, दैट इज अपवर्ड, बैकवर्ड एंड लेटरली। सो हम ईयर कैनाल को अपवर्ड, बैकवर्ड एंड लेटरली, सो अपवर्ड, बैकवर्ड एंड लेटरली थोड़ा सा खींचना है हल्का सा। अगर हमारा पेशेंट बच्चा है तो उसके अंदर ये फॉर्मूला उल्टा हो जाता है, हमने इसको अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड करना है। सो इस पोजीशन में आप रख के फिर आपने इसकी ऑटोस्कोपी परफॉर्म करनी है। प्रैक्टिकली अगर आप देखें, सपोज अगर मैंने इसका राइट ईयर का मुआयना करना है, सबसे पहले मैं जो है इसकी लाइट इसको ऑन करूंगा, फोकस कीजिएगा पेशेंट के ऊपर। सबसे पहले इसको लाइट को मैंने ऑन किया, उसके बाद मैं उसके लोकल एरियाज को देखूंगा, मैं स्किन को देखूंगा और ईयर में देखूंगा कि कोई मुझे विजिबल चीज यहाँ पे तो नजर नहीं आ रही। अगर यहाँ पे भी मुझे कोई विजिबल चीज नजर आ जाएगी तो मैं यहीं पे उसको प्रोसीड उस अकॉर्डिंगली मैनेज करूंगा। अगर यहाँ मुझे सब कुछ क्लियर नजर आ रहा है तो फिर मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूंगा, मैं इसको यहाँ पे रखूंगा और पेशेंट का ईयर, क्योंकि मेरा अभी जो डॉक्टर साहब है अडल्ट है, तो इनको मैं अपवर्ड, बैकवर्ड, लेटरली करूंगा और स्पेकुला को इसके अंदर इंसर्ट करूंगा, ठीक है। और ऐसे अंदर मूव करूंगा, स्लोली अंदर मूव करूंगा और मूवमेंट के उसको देखूंगा और डेफिनेटली मुझे फाइंडिंग्स वहां पे नजर आ जाएंगी, ठीक है। तो हल्का सा मूव करूंगा। अगर मैं इनके लेफ्ट ईयर को चेक करूं तो उसके लिए मैं उसकी लेफ्ट साइड पे आऊंगा
और मेरी जो ये ऑटोस्कोप है वो लेफ्ट हैंड के अंदर इस तरह पकड़ी जाएगी। ईयर, मेरी छोटी फिंगर मेरी हिंज का काम करेगी। सो मैं इसके ईयर को अगेन पकड़ूंगा यहाँ से अपवर्ड, बैकवर्ड एंड लेटरली, और मैं इसके स्पेकुला के अंदर इंसर्ट करूंगा और वहां से मूवमेंट करूंगा और ऐसे ऐसे आगे प्रोसीड करूंगा और इस तरह मुझे ये चीजें नजर आ जाएंगी। उसके बाद स्लोली इसको बाहर निकालूंगा। सो ये टोटल प्रोसीजर है जो इस स्टेप्स में आपने करना है, और डेफिनेटली एट द एंड आपने इसकी फाइंडिंग डॉक्यूमेंट करनी है और इसको लिखना है। अब अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स की, बात ये होता है प्रोसीजर के बाद आपको कोई पिक्चर भी दी होती है कि डॉक्टर साहब ये आपने ऑटोस्कोपी कर ली और ये फाइंडिंग आई है, तो बताएं क्या है। तो इसमें जो कंडीशन कॉमनली आपको मिल सकती हैं, उसके अंदर फॉरेन बॉडी मिल सकती है कि पेशेंट के ईयर के अंदर कोई फॉरेन बॉडी पड़ी है, पिक्चर के अंदर कोई टॉय हो सकता है, कोई इंसेक्ट हो सकता है, कोई बग हो सकता है। ईयर के अंदर कोई वैक्स हो सकती है, तो वैक्स आपको येलोइश कलर की मिलेगी। ईयर के अंदर पस हो सकती है। इस तरह टेम्पेरिक मेम्ब्रेन जो नॉर्मली अगर आप देखें वो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि डॉक्टर साहब नॉर्मल टेम्पेरिक मेम्ब्रेन कैसी नजर आती है। तो ये पॉइंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद आने चाहिए। इसके अंदर नॉर्मल टेम्पेरिक मेम्ब्रेन का जो शेप है वो ओवल शेप होती है, इसका कलर जो है वो पिंकिश ग्रे होता है, और इसके अंदर जो एक बोन आप नजर आती है इसको हम कहते हैं मेलियस। ठीक है, सो ये बोन आपको नजर आती है और इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं पार्स टेंसा और एक को हम कहते हैं पार्स फ्लैसिडा। डेफिनेटली उसके ऊपर एक डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वो आपने एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स याद करते हैं। इसके अंदर इसके जो मेलियस का हेड एक लोकल प्रोजेक्शन करता है, इसको हम कहते हैं अम्बो, और वहां से एक छोटी सी एक लाइट रिफ्लेक्ट होती है, इसको हम कहते हैं कोन ऑफ लाइट। सो ये नॉर्मल एनाटॉमी है जो आप पिक्चर देख के आपने इसको याद कर लेना है। अब टेम्पेरिक मेम्ब्रेन की इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स की बात करें तो वहां पे परफोरेशन हो सकती है, तो वहां पे आपको एक होल मिलेगा, जो एक ट्यूब होती है गवर्नमेंट ट्यूब, जो कि हम क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया या क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया डिफ्यूजन में डालते हैं, जो कि वेंटिलेशन का काम करती है मिडिल एयर का, तो वो भी वहाँ पड़ी हो सकती है, वो भी आपको उसकी पिक्चर भी आ सकती है। इसी तरह बात मैंने बताया था कि नॉर्मली टेम्पेरिक मेम्ब्रेन जो है वो बिल्कुल फ्लैट होती है, साइडली कनकेव होती है बिकॉज ऑफ पुल फ्रॉम द मेलियस बोन। सो अगर ये फ्लैट या पुल की बजाय ये पुश्ड हो, आपको बल्जिंग नजर आए या कन्वेक्स नजर आए और उसके पीछे आपको एयर फ्लूइड लेवल नजर आए, तो इसका मतलब है पेशेंट को कोई क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन हुआ है। सो ये इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स की पिक्चर भी आपको आनी चाहिए। थैंक यू।